बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। पाठ्य पुस्तक का उसकी आवश्यकताएं हम देख चुके थे और कल के वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था, जिसमें से हम 10 से 12 जो पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं उसके बारे में हम समझ चुके थे, देख चुके थे। आज हम उससे आगे पाठ्य पुस्तक की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, कल की जो हमने विशेषताएं देखी थी उसमें हमने देखा था कि मनोविज्ञान शैली में लिखी जानी चाहिए, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो जिस पर बालक का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सके ऐसी शैली में लिखी जानी चाहिए, जिससे कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इसके अंदर पालन किया गया। भाषा सदा उसमें फिर चित्र और ग्राफ वगैरह सब कुछ सम्मिलित होने चाहिए जो कि आकर्षक हो, सुंदर हो, रंगीन उसमें छपे हुए हों, यानी कि कलर पिक्चर्स वगैरह होनी चाहिए जो कि बच्चे को देखते आकर्षित करे। तो पाठ्य पुस्तक सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो सुंदर वस्तु होती है बच्चा अनायास उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो यही बात पाठ्य पुस्तक के साथ भी होती है कि पाठ्य पुस्तक भी सुंदर होनी चाहिए, जिससे कि बालक उस पुस्तक को स्वतः ही उठाने के लिए बाध्य हो जाए। यानी कि हमें जोर जबरदस्ती या दबावपूर्ण तरीके से पाठ्य पुस्तक उठाना, पढ़ना, उसका हमें बालक के ऊपर प्रयोग नहीं करना है, यानी कि हम बलपूर्वक पाठ्य पुस्तक का उपयोग करें, इसके लिए हम बालक को बाध्य नहीं करेंगे, बल्कि पाठ्य पुस्तक इस तरह की हो कि बालक स्वतः ही उसे उठाने के लिए मजबूर हो जाए। फिर आकार में भी वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे कि बालक आसानी से उसे एक कैरी कर सके, उसको आसानी से वो संभाल सके। बहुत बड़ी या बहुत मोटी पुस्तक होगी तो बालक उसको देख के घबरा जाएगा, तो वो उसे पढ़ना ही पसंद नहीं करेगा। या बहुत चौड़ाई लंबाई बहुत ज़्यादा होगी तो उसको वो कंफर्टेबल नहीं होगी पढ़ने में, क्योंकि जितनी बालक के नज़दीक होगी बालक उतना आराम से सुगमता से उसका अध्ययन कर पाएगा या उसको पढ़ पाएगा। इसीलिए उसका आकार प्रकार एकदम बालक के कंफर्ट जोन के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें कि बालक सहजता से और बहुत सरलता से उसको उपयोग कर सके। कल हमने इतनी प्रकार की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे की विशेषताओं पर चलते हैं कि इसके आगे और क्या कहा गया है पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में। तो उसके बाद आता है आवश्यकता अनुसार संशोधन होते रहने चाहिए। आवश्यकता अनुसार संशोधन होते रहने चाहिए, यानी कि निरंतरता, संशोधन में निरंतर रहनी चाहिए। वक्त जिस समय मतलब कहना चाहिए कि काल समय या परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, मांग के अनुसार जिस परिवर्तन की आवश्यकता है उस तरह के परिवर्तन पाठ्य पुस्तकों में समय समय पर होने चाहिए। एक प्राचीन परंपरा से या परंपरागत तरीके से लिखी गई पाठ्य पुस्तक बेशक बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य कर सकती है, लेकिन ये कहा जाए कि अधिकांश बालक उसको पसंद करें, अधिकांश बालकों के ज्ञान में वो सहयोगी हो, ऐसा संभव नहीं होता है। इसीलिए परंपरागत तरीके की पाठ्य पुस्तक निश्चित है कि जो विषय वस्तु उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन विषय वस्तु में जो नवीन संशोधन सम्मिलित होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिंधु प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों के काल में आज़ादी से पहले जब खुदाई हुई थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के
प्राप्त हुए। अब वहां पर प्रारंभिक अवस्था में या पंजाब या पाकिस्तान या किसी एरिया में हमको उसके अवशेष मिले, या हम ये कहें कि खाली गुजरात में हमको उसके अवशेष मिले और वहीं तक बात सीमित थी। लेकिन उसमें और वक्त के साथ जो नवीन खोज होती गई, नवीन खुदाई होती गई, उसमें जो नवीन अवशेष प्राप्त होते चले गए, तो हम उन जगहों को भी उसके अंतर्गत सम्मिलित करते गए। अर्थात कि जो आवश्यक संशोधन था उसे वहाँ पर हमने किया। अर्थात कि संशोधन की प्रक्रिया आवश्यकता के अनुसार निरंतर रूप से चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल का टाइम है तो 10 साल में ही हम उसमें परिवर्तन करेंगे। अगर उस बीच में कोई नवीन सूचना आती है, नवीन तथ्य को प्रमाणित होकर आता है, तो हमें उसे भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। इसीलिए ये परिवर्तन की मांग या आवश्यक माना जाता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, उपलब्धता आसान हो। उपलब्धता आसान हो यानी कि हर बालक तक वो पुस्तक आसानी से पहुंच सके, अर्थात हर बालक को वो उपलब्ध हो सके। उपलब्धता का तात्पर्य है कि बालकों को उपलब्ध हो सके, यानी कि बालक जिस पुस्तक को चाहता है वो पुस्तक उसे अध्ययन हेतु मिल सके। होता है कोई पुस्तक बालक केवल एक चैप्टर हो और उसके लिए बालक पुस्तक खरीद नहीं सकता है, लेकिन उसकी उपलब्धता पुस्तकालय के अंतर्गत होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो रेफरेंस बुक की बात करी है, लेकिन पाठ्य पुस्तक की जब बात आती है तो पाठ्य पुस्तक इस तरह के, क्योंकि हमने उचित मूल्य की बात कही थी कल की विशेषता में, तो उसमें उचित मूल्य होगा तो उपलब्धता आसान हो पाएगी, अर्थात कि हर बालक उसको खरीदने की क्षमता रख सकेगा। अगर बालक नहीं है तो सरकार के द्वारा उसको उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अगर हम ये सरकारी नीति है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो पुस्तक इस तरह की होनी चाहिए जो, यानी कि उसका मूल्य इस तरह का होना चाहिए कि हर बालक उसे आसानी से अफोर्ड कर सके। इसीलिए उपलब्धता का होना आसान होना चाहिए, यानी कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक इस तरह की बनी हो जो हर बालक को आसानी से सुगमता से मिल सके और उसका वो लाभ उठा सके। अगली बात इसके अंदर आती है कि विषय वस्तु व शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित विषय वस्तु व शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक सुधार, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक सुझाव होने चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु और शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक सुझाव होने चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कई बार ऐसा होता है कि लेखक के भावों में उस विषय वस्तु को वहां पर या उदाहरण को उसके अंतर्गत लिखा गया है, क्योंकि हर व्यक्ति के समझने का और चिंतन करने का तरीका भिन्न होता है। इसीलिए जैसे किसी एग्जाम्पल को उसके अंदर दिया गया है बुक के अंदर या विषय वस्तु की क्रम में, उसको समझाने के लिए कोई उदाहरण या एग्जाम्पल दिया गया है। अब वो एग्जाम्पल मेरे चिंतन में उसको अलग पक्ष को प्रस्तुत करता है और लेखक के चिंतन में या लेखक की सोच में वो अलग पक्ष को स्पष्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि एक उस पाठ्य पुस्तक के मूल भाव को या उसके विषय वस्तु से संबंधित एक तो स्पष्ट दिशा निर्देश उसके अंतर्गत होने चाहिए, जैसे कि उस विषय वस्तु से संबंधित क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्योंकि उद्देश्य कौन से उद्देश्यों की ये विषय वस्तु पूर्ति करती है। तो जब ये चीज स्पष्ट होती है तो लेखक के द्वारा लिखी गई विषय वस्तु या लेखक के द्वारा
शिक्षक उसी परिपेक्ष में समझ पाता है और बालकों को उसी परिपेक्ष में प्रस्तुत कर सकता है। फिर शिक्षण प्रक्रिया किस तरह की, यानी कि कौन सी विधि होनी चाहिए, इसके लिए कौन सी विधि बहुत प्रभावी होगी, किस तरह की शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जा सकता है जिससे कि वह शिक्षण विषय वस्तु आकर्षक और प्रभावी और सरल बन सके। कहने का मतलब कि एक तरह से देखा जाए कि विषय वस्तु क्या कहती है और उसकी शिक्षण प्रक्रिया किस तरह की होनी चाहिए, इससे संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत होने चाहिए। वर्तमान में कई पाठ्य पुस्तकें मैंने प्राइवेट स्कूल्स की देखी हैं जिनके अंतर्गत नीचे के सबसे नीचे पृष्ठ के पाठ के सबसे नीचे फुटनोट के अंतर्गत उस पाठ से संबंधित उद्देश्यों की से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। कुछ पुस्तकों में देखा मैंने कि उस पाठ विशेष के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उसके लिए कौन सी टीचिंग मेथड जो है, शिक्षण विधि है वो बहुत अच्छी रहेगी, या कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री जिसका उपयोग शिक्षक कर सकता है और उसका निर्माण शिक्षक को कैसे करना है, इससे संबंधित दिशा निर्देश मैंने पढ़े हैं। एक या दो बुक में पढ़े हैं, बाकी बुक्स का तो मैंने सबको देखा नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा या देखा उसके अनुकूल ये स्पष्ट सुझाव उसके अंतर्गत दिए गए होते हैं और जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए आवश्यक होते हैं। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वो है अभ्यास पर बल दिया जाए। अभ्यास पर बल यानी कि एक पाठ्य वस्तु जो भी दी गई है उसका अभ्यास उसमें बालक के लिए होना आवश्यक है। कहने का मतलब पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जितनी भी विषय वस्तु का संकलन किया जाता है उसमें बालक के लिए अभ्यास यानी कि उसकी मूल्यांकन तो कहेंगे, लेकिन अभ्यास के भी समस्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन एक अलग चीज है। मूल्यांकन तक तो बालक बाद में पहुंचेगा, पहले उसका अभ्यास करेगा, यानी कि उसकी ड्रिलिंग होगी, वो उसके बार बार उसका मतलब कि एक मेथड से हमने चीज सिखाई है तो दूसरे मेथड से किस तरह से होगा। जैसे हमने एक जगह मानचित्र बनवाया तो दूसरी जगह मानचित्र उसके अभ्यास के लिए हम दे सकते हैं कि जैसे हमने एक मानचित्र में 3 क्षेत्र अलग दिए हैं और दूसरे मानचित्र में 3 क्षेत्र अलग दिए हैं। अब हम एक मानचित्र अभ्यास के लिए बालक को ऐसा दे सकते हैं जिसमें से एक क्षेत्र पहले मानचित्र में से लिया और 2 क्षेत्र दूसरे मानचित्र में से लेके उसको कहा कि तीनों स्थानों को मानचित्र पर अंकित कीजिए। भले ही चाहे वो 2 अलग घटनाएं, लेकिन बालक को सही स्थान पर कौन से क्षेत्र को, कौन से राज्य को, कौन से शहर को अंकित करना है वो चीज बालक को आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभ्यास के लिए उसमें समस्त क्रियाएं या उसके लिए जितने भी संबंधित या आवश्यक क्रिया प्रक्रिया है उसका वहां पर होना अनिवार्य, तभी वह पुस्तक अच्छी और प्रभावी मानी जाती है। क्यों कि बालक पढ़ तो लेता है, लेकिन जब तक उसका अभ्यास नहीं करेगा, जब तक उसे दोहराएगा नहीं, तब तक वह चीज उसे याद नहीं होगी। इसलिए दोहरान करने के लिए, दोहराने के लिए, अभ्यास करने के लिए, ड्रिल करने के लिए आवश्यक है कि उसमें अभ्यास से संबंधित प्रक्रियाएं सम्मिलित होनी चाहिए। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वह है शिक्षण विधियों पर बल। शिक्षण विधियों पर बल, ठीक है ना। कौन सी शिक्षण विधि उस विषय वस्तु के लिए उपयुक्त होगी, उस विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किया जा सकता है, उसका उपयोग या उसका दिशा निर्देश उस पुस्तक में होना चाहिए या उसको उसी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे हम किसी के जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन कराना चाह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि हम प्रताप के जीवन चरित्र या गांधी जी के जीवन चरित्र के बारे में हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि एक आकर्षक तरीके से हम पाठ्य पुस्तक के अंदर उसको प्रस्तुत करें और वो एक छोटे से नाटक के रूप में उसको वहाँ पर प्रस्तुत किया जाए कि उनके जीवन से संबंधित जितने लोग उनके बाल्यावस्था में, उनके पालन पोषण में, उनका शिक्षा दीक्षा में
उनकी युवावस्था तक जितने लोगों का सहयोग भागीदारी थी, जो उनके क्रियाकलाप थे, उन सबको एक नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाए तो बालक के लिए वह एक रोचक तथ्य हो जाता है। इसीलिए पाठ्य पुस्तक के अंदर शिक्षण विधियों पर भी बल दिया जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि उसी शिक्षण विधि के रूप में उसे लिखा जाए, लेकिन उससे संबंधित दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। अगली बात इसमें आती है वो है सरल से कठिन के सिद्धांत की ओर। सरल से कठिन के सिद्धांत का पालन, यानी कि पाठ्य पुस्तक अगर हम कहें कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी होगी, तो उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सरल से कठिन की ओर का पालन होना बहुत अनिवार्य है। पहला ही जो चैप्टर होगा, पहला ही पाठ, हम कठिन पाठ को उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले ऐसी चीज को सम्मिलित करेंगे जिसके बारे में बालक जानता है, क्योंकि शुरुआत उसको लगेगा कि हाँ ये जानी पहचानी विधि है, जानी पहचानी विषय वस्तु, इसके बारे में मैं जानता हूँ, तो इसमें और आगे क्या हो सकता है, यानी कि जानी पहचानी पूर्व ज्ञान पर आधारित होकर रोचक होनी चाहिए, अर्थात बाद में अज्ञात का प्रश्न चिन्ह उसकी ओर लगा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब जब तक सरल नहीं होगी तब तक वो कठिन की ओर नहीं जा पाएगा। तो कहने का मतलब कि सरल से कठिन के सिद्धांत का यहाँ पे पालन होना आवश्यक है। शुरुआत में अगर कठिन विषय वस्तु दे दी जाती है तो आगे उस पुस्तक को पढ़ने में बालक घबराएगा, डरेगा और उससे बचने की कोशिश करेगा। इसीलिए शुरुआत में ही उसे सरल टॉपिक्स को उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगली बात, मनोवैज्ञानिक आधार पर। मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि मैडम कल भी तो आपका फर्स्ट पॉइंट था कि मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी जानी चाहिए, और यहाँ पर आप बात कर रहे हो मनोवैज्ञानिक आधार, तो बात तो एक ही है, सिर्फ पॉइंट पढ़ाने वाली बात है नहीं, दोनों में फर्क है। जो कल हमने पढ़ा था वो था मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी जानी चाहिए, यानी कि सरल से कठिन की तरफ जाना, यानी कि भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, बालक के समझने योग्य हो, और यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करे, बालक की रुचि के अनुकूल होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर ना जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उन्हीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर लिखी जानी चाहिए, और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का यहाँ पर पालन करना आवश्यक होता है, तभी वह को अच्छी, उपयोगी और प्रभावी मानी जाती है। अगली बात, विभिन्न क्रियाओं के लिए संकेत होने चाहिए। विभिन्न क्रियाओं के लिए संकेत, ठीक है ना। विभिन्न क्रियाएं, जो भी जितनी भी क्रियाएं उसके अंदर संभव है, कराई जा सकती हैं, कराई गई हैं, उसके बारे में उसमें संकेत होना चाहिए, उस पर हिंट होना चाहिए कि किस तरह की गतिविधि इसके अंतर्गत आयोजित की गई है। जैसे कि हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमको आहड़ में मिले हैं, तो निश्चित है कि अगर उदयपुर या उसके आसपास के बहुत नजदीकी एरिया में कोई है और टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो उसके अंतर्गत ये चीज संकेत होना चाहिए कि इस स्थानों को आप भ्रमण के द्वारा आसानी से देख और समझ सकते हैं। तो अगर आसपास का एरिया में है तो शिक्षक उसे वहां बालकों को वहां तक ले जाकर और उससे संबंधित जानकारी बालक को प्रत्यक्ष अनुभव उनको करा सकता है। कहने का मतलब कि जो भी क्रियाएं संभव है, आयोजित की जा सकती है, कराई जा सकती हैं, तो उनके बारे में उसमें संकेत अवश्य दिए जाने चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमेशा, शिक्षा का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि करके सीखो। गांधी जी का भी यही कहना है, हमारे
विभिन्न प्रकार जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज आई उनमें भी यही बात कही गई है कि करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए पाठ्य पुस्तक भी वही प्रभावी है, अच्छी है, जिसमें कि कुछ क्रिया करने की गुंजाइश हो, संभावनाएं हो, और जो क्रियाएं संभव है उनके बारे में संकेत दिए जाने चाहिए। अगली बात आती है भाषा सरल। भाषा सरल, ठीक है ना। निश्चित है कि सरल भाषा होगी तो समझना आसान होगा। बहुत साहित्यिक भाषा या कठिन शब्दों का या तकनीकी शब्दों का कहीं भी आपने कोई सरलीकरण नहीं किया है तो उनको समझना बालक के लिए संभव नहीं। ये नहीं कहते कि जो टेक्निकली वर्ड्स हैं, तकनीकी शब्द हैं, उनका बिल्कुल सरल करके या उसके बिल्कुल सरलीकृत शब्द का या पर्यायवाची शब्द का ही उपयोग किया जाए जिससे कि बालक उस तकनीकी शब्द से अपरिचित रह जाए, ऐसा भी नहीं है। तकनीकी शब्द ऐसे होते हैं जिनको कि हम उसी परिप्रेक्ष्य में उसी शब्द के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको समझाने के लिए उसके समानार्थी शब्दों का उपयोग करते हुए उसको भाषा को सरल की जा सकती है। इसीलिए सिद्धांत जो पाठ्य पुस्तक में है, भाषा सरल होनी चाहिए जो बालक को आसानी से, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परेशानी के आसानी से समझ में आ सके। तो हमने पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को देखा कि जो जितनी भी विशेषताएं हैं उनके आधार पर अगर इनको ध्यान में रखकर उनका पालन करके अगर पाठ्य पुस्तक लिखी जाए तो निश्चित है वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर पाठ्य पुस्तक होगी या उपयोगी पाठ्य पुस्तक हो। इसके साथ ही हम आज एक दूसरा पॉइंट और शुरू करने वाले हैं, वो है पाठ्य पुस्तक चयन के आधार। क्योंकि जब एक पाठ्य पुस्तक की बात आती है कि विश्वविद्यालय द्वारा या बोर्ड, सरकार द्वारा, बोर्ड द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जब किसी पाठ्य पुस्तक को रेफर किया जाता है या ये कहा जाता है कि अमुक पाठ्य पुस्तक इस कक्षा के लिए चलाई जाएगी या स्वीकार की जाती है, तो वो किन आधारों को ध्यान में रखते हैं, कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनको ध्यान में रखकर और पाठ्य पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा आज का सेकंड पॉइंट है वह है, मैं यही लिख देती हूँ, पाठ्य पुस्तक का चयन। इससे पहला वाला पॉइंट हमने विशेषता देखी थी और सेकंड पॉइंट हमारा आज का आ रहा है पाठ्य पुस्तक का चयन। पाठ्य पुस्तक के चयन की बात को प्रारंभ करने से पहले हम दो डेफिनेशन के माध्यम से इसके चयन के महत्व को समझ पाएंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है मेलविल ड्यूई के अनुसार अधिकतम पाठकों के लिए अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना। सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना। मेलविल की अगर इस परिभाषा को देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक चयन का क्या महत्व है? अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक का प्रदान करना, यानी कि अगर हम पाठ्य पुस्तक का चयन करते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, यानी कि क्यों, मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए
तो पहली चीज है अधिकतम पाठक, यानी कि अधिकतर बच्चों या जो स्तर के पाठक हैं उन समस्त पाठकों तक, अधिकांश पाठकों तक न्यूनतम मूल्य, कम से कम मूल्य में उपलब्ध हो सकती हो, और सर्वोत्तम पुस्तक, यानी कि 3 बातें इन्होंने कही है मेलविन ने कि अधिकतम पाठक, न्यूनतम मूल्य और सर्वोत्तम पुस्तक, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तक होनी चाहिए जो अधिकतम पाठक जिसको पढ़ना और उसको देखना या कहना चाहिए उसको पढ़ना पसंद करेंगे, और उसका मूल्य भी ऐसा हो जो बालकों तक आसानी से पहुंच सके। अर्थात कि पाठ्य पुस्तक चयन के लिए उन्होंने कहा कि चयन करते समय या हमें चयन करते इस आधार पर पाठ्य पुस्तक का चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी पाठ्य पुस्तक अधिकतम पाठक जिसको पढ़ सके, अधिकतम पाठक जिसके मूल्य जिनको उसको खरीद लेना जिनके लिए आसान हो और वो सभी के लिए सर्वोत्तम ज्ञान का भंडार हो, ऐसी पाठ्य पुस्तक को अगर चुनते हैं तो वह पाठ्य पुस्तक श्रेष्ठ पुस्तक कहलाती है या उपयोगी होती है। दूसरा जो हम यहाँ डेफिनेशन देख रहे हैं वो है ड्यूरिंग। के अनुसार उचित समय पर उचित पाठक को उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक प्रदान करना। पाठ्य पुस्तक चयन क्या है? पाठ्य पुस्तक चयन है उचित समय, जिस समय उसकी आवश्यकता है उस समय उचित पाठक जो जिसको उसकी आवश्यकता है, जिसके लिए वो है, और उचित पुस्तक यानी कि सर्वोत्तम या उपयोगी पुस्तक होनी चाहिए। यानी कि पाठ्य पुस्तक चयन क्या है? चयन वह है जिसके अंदर उचित समय पर उचित पाठक के लिए और उचित पुस्तक उपलब्ध हो सके, वही पाठ्य पुस्तक चयन कहलाता है या पाठ्य पुस्तक का चयन माना जाता है। तो पाठ्य पुस्तक चयन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि अधिकतम पाठक या उचित पाठक तक हो सके, न्यूनतम मूल्य पर उसे उपलब्ध हो सके और सर्वोत्तम या सबसे अच्छी पुस्तक और समय पर उसे उपलब्ध हो जाए, वही पाठ्य पुस्तक चयन कहलाता है या माना जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इस आधार पर आपको 2 छोटे छोटे प्रश्न करने हैं। पहला तो आज का आपका क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को समझाइए। अरे सर, पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को समझाइए। और दूसरा जो क्वेश्चन आपका है वो है पाठ्य पुस्तक चयन को परिभाषित कीजिए। परिभाषित अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।